मिस्टर कामरान, आपको तो पता है कोरोना की वजह से बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया है। इसलिए मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि इस महीने से स्टाफ को हाफ सैलरी मिला करेगी। मोबाइल फ़ोन और फ्यूल अलाउंस भी ख़त्म कर दिया गया है। अब आपको सिर्फ हाफ सैलरी पर महीना गुजारना होगा। वाह भाई वाह, तुम्हारी आवाज में आज भी वही चस है। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। अरे हटो ना, हम तो वैसे भी हर हाल में ही खुश रहते हैं। तुम अपनी बताओ, ये तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? जी अब्बू ठीक। अच्छा, यूनिवर्सिटी गई थी? अच्छी चल रही है। आज तो मैं गई नहीं, नेक्स्ट मंथ से जो है एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अब होंगे। कोरोना की वजह से लॉकडाउन जो लग गया है। हाँ, ये तो है। चलो अच्छा है बेटा, तुम्हें एग्ज़ाम की तैयारी करने का वक्त मिल जाएगा। अब्बू वो मुझे सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट करवानी है, लास्ट डेट 18 है। अगर नहीं करवाई तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और साल भी ज़ाया हो जाएगा। अब कहाँ से लाऊंगा लाइबा की फ़ीस के पैसे, किससे कर्ज मांगूं? कामरान साहब, कहाँ क्या सोच रहे हो? वो फीस की बात कर रही है, तुम किन ख्यालों में चले गए? हाँ बेटा, वो कितनी फीस जमा करानी है? 80,000। अब वो आपको एडमिशन के वक्त फ़ीस स्ट्रक्चर मिला तो था। कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाते थे, लेकिन नहीं, मेरी बेटी तो बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करेगी। अब भुगतो। 80,000 रुपए क्या कम होते हैं? 80,000 रुपए में किसी की बेटी की शादी का खाना हो सकता है, लेकिन नहीं भाई, ये लोग तो कारोबार चमका रहे हैं। कारोबार चल रहा है कामरान साहब। अरे नाज़िया, तुम अपनी दकियानूसी बातें बंद करो। तुम देखना, लाइबा के ग्रेजुएशन करने के बाद इसका मुस्तकबिल कितना शानदार होगा। अच्छा बेटा, तुम फिक्र ना करो, 18 तारीख से पहले पहले मैं तुम्हारी फीस जमा करा दूंगा। थैंक यू सो मच अब्बू। और हाँ सुनो, गर्मियाँ आ गई हैं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे लॉन के सूट खरीदने हैं, तकरीबन 10-15 हज़ार रुपये भी दे देना मुझे हाथ के हाथ, ताकि मैं लेकर आ जाऊँ। 3,500 का हो गया है। अब्बू, आप मेरी फ़ीस सबमिट करवाएं ना करवाएं, अम्मी के सूट ज़रूर आइएगा, वरना आप घर में नहीं आ सकते। बिल्कुल। अच्छा सुनो, तुम एक काम ही कर लो, पूछोगे नहीं क्या? हाँ क्या? एक 10-20 रुपए का अपने खिताब ही सर पे लगवा लो, बुड्ढे बने घूम रहे हो। अब आपको सिर्फ हाफ सैलरी पर महीना गुजारना होगा। हाँ हाँ भाई, मैं और लाइबा तो आ रहे हैं, जाहिर सी बात है, तेरे भाई की शादी है। हाँ हाँ ज़रूर यार, कपड़ों का भी सोच लिया है। हाँ सही, वो कुंदन वाली ज्वेलरी कैसी रहेगी? क्या कामरान, ये क्या करेंगे आकर? इनका आना और ना आना एक ही बराबर है। मुंह बनाकर बैठे रहेंगे किसी कुर्सी पर, क्या फ़ायदा? ये ना आए तो बेहतर है। मैं और लाइबा आ तो रहे ना, खूब इंजॉय करेंगे। हाँ नाज़िया, मुझे नींद आ रही है और तुम्हारी चपड़ चपड़ मुझे सोने नहीं दे रही है। हाँ 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 हाँ, हुई थी मुलाकात, लेकिन तड़पाने में भी बड़ा मज़ा आता है। और ये लाइट बंद कर देना।
अरे लाइबा की फ़ीस का मसला हल नहीं हुआ था, ये ऊपर से शादी आ गई। कम से कम नाजिया 15,000 तो मांगेगी। सैलरी वैसे ही आधी हो गई है, ये अचानक अफ्ताद की तरह आने वाले खर्चे कैसे पूरे होंगे? कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। क्यों तकता है पंखे को तू, क्यों तकता है पंखे को तू, पंखे में कोई रहती है क्या? तुम तो कह रहे थे कि तुम सो रहे हो, जाओ लाइट बंद करो, और अब जाग रहे हो। क्या करूं? सोने की कोशिश कर रहा हूं ना। मुझे नहीं पता। फौजिया के भाई की शादी है, 20-25 हजार रुपए कर देना। 10,000 तो तुम वैसे भी दोगे ना मेरे लॉन के सूट्स के, तो बस ये शादी के भी कर देना। देखो नाजिया, मेरे पास फजूल खर्ची के लिए पैसा बिल्कुल नहीं है। फजूल खर्ची कहाँ से आ गई? तुमने 40,000 रुपए इस महीने का खर्चा दिया था ना, तो तनख्वाह के 20,000 रुपए अभी भी तुम्हारे पास है। ऐसे एक बात बताओ, बुरा तो नहीं मानोगे ना? तुमने शादी तो नहीं कर ली किसी? तुम मुझ पे शक कर रही हो? जो बात मैं तुमसे छुपाना चाह रहा था ना, अब सुनो सच। नाजिया, मेरी सैलरी आधी हो गई इस कोरोना की वजह से। अरे शुक्र करो मुझे आधी सैलरी मिल रही है, लोगों की तो नौकरियां खत्म हो गई है, खाने को नहीं लोगों को। लेकिन कोरोना की वजह से खर्चे तो आधे नहीं हुए ना, खर्चे तो वही है ना। तो जाके बोले ना अपने अफसर को। क्या बोलूं? मेरे कहने से मुझे सैलरी दे देंगे वो? देखो अब हमें इसी में गुजारा करना जब तक ये कोरोना की वबा चलती रहेगी। इस बात को अपने जहन में बैठा लो। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कर रखी। अब ये बताओ कि लाइबा की फीस कैसे दोगे? जाहिर सी बात है, मैं किसी से कर्ज लूंगा, फीस तो भरनी है ना मुझे। मेरे लॉन के सूट्स की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना। बस तुम एक काम करो, शादी की तैयारी के पैसे दे देना। अब शादी में भी तो जाना जरूरी है ना, वरना लोग क्या कहेंगे? आखिर तुम्हारी बहन का ससुराल है, जाना जरूरी है शादी में। नहीं, तुम्हारा तो वहां जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम्हारे जाने के लिए मैं लोगों के आगे भीख मांगूंगा, लेकिन तुम्हें शादी में भेजूंगा। कम वक्तों ने पहले कोविड का बहाना करके सैलरी आदि की, और आज टका से जवाब दे दिया कि आपकी खिदमत की मजीद जरूरत नहीं। कम से कम सैलरी देके तो फारिग करते ना, जेब बिल्कुल खाली हो चुकी है। ऐ खुदा, मैं क्या करूं? ऐसे बेनियाज़ी से जा रहे हैं जैसे मेरा बिल ही नहीं देना। कामरान साहब, क्या आप तो ऐसे बेनियाज़ी जा रहे हैं जैसे हमारे से तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो माफ करना रजी भाई, मैं अपने ख्यालों में गुम था। आपने कहा था तनख्वाह मिलते बिल अदा कर दोगे। जी रजी भाई, वो तनख्वाह मिली नहीं, वो कोरोना की वबा मेरी नौकरी भी खा गई। बस दुआ करें अल्लाह पाक मुलाजमत का कुछ कर दे। अबे तो अब क्या होगा? तुम्हारी बीवी तो सुबह ही 5,000 का सामान ले गई है, 35,000 रुपए का बिल हो गया तुम्हारे ऊपर। बस रजी भाई, एक हफ्ते का मौका दे दे, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर दूंगा मैं। फिर झूठा बहाना बना के चला गया। मैं भी अपने पैसे हलक में से निकलवा लूंगा, भूलने वाला नहीं हूं मैं। आ जाएंगे उधार अपने बाप की दुकान समझ के माल लेने के लिए। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने, तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। ओहो नाजिया, रोना धोना बंद करो। सिर्फ हमारा ये हाल नहीं है, पूरी दुनिया का ये हाल है। लोग बेरोजगार हो गए, कारोबार ठप हो गया दुनिया का। मैं सरवाइव नहीं कर पा रही, I'm sorry। कामरान, हमारा तो कोई है भी नहीं, कैसे होगा इतना सब कुछ? तुम्हें क्या लगता है मैंने जानबूझ के नौकरी छोड़ी है? अरे मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, खुदा है ना। मुझे हमारी कोई फिक्र नहीं है, मुझे लाइबा की बहुत टेंशन हो रही है। अब्बू, मेरी सेमेस्टर की फीस का क्या होगा? आपने तो कहा था। हाँ बेटा, मुझे याद है। अभी 18 तारीख में 3-4 दिन बाकी है ना, कुछ ना कुछ कर लूंगा मैं। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है बेटा?
तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ झूठी तसल्लियां दे सकते हो, सिर्फ झूठी तसल्लियां। तुम खुद भी अहमक हो और हमें अहमक की जन्नत में रखा हुआ है। बकवास बंद करो अपनी। अरे मेरी जिंदगी को तुमने आजाद बना दिया है। जब कमा के लाके देता तो खूब ऐश करती थी, आज जरा सा कड़ा वक्त आ गया तो मुझ में कीड़े निकाल रही है। 60,000 में तुमने हमें कौन सा ऐश करवा दिया बताओ? सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो दी है ना, और क्या दिया है? मेरी बहन को देख लो, है तो मेरी सगी बहन ना, कितना ऐश कर रही है वो। और एक तुम हो 60,000 रुपए देकर ताने दे रहे हो मुझे। कामरान, तुम कोई बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? तुम कहते हो ना मुझे खाना बहुत अच्छा आता है पकाने, तो हम घर से ही स्टार्ट लेते हैं। तुम मार्केटिंग करो खाने की। अच्छा, मुझे नसीहत देना बंद कर। और ये तू अपनी बहन की ऐशों की बात कर रही ना, तेरी बहन बहुत खुश है, ऐश मेरा रील। तो एक काम कर, मैं तुझे भी तलाक देता हूँ, जाके उसके देवर से शादी कर ले, समझी? अभी जान छोड़ा मेरी। अरे यार विक्की, मैं तो काफी अरसे से आने का सोच रहा था, लेकिन तुझे पता मसरूफियात, अब हालात ऐसे हो गए कि यार वो तुझे पता कोरोना की वजह से। हाँ बोले। हाँ यार, वो कोरोना की वजह से सब कुछ खत्म हो गया यार। और वो कहते हैं ना कि बुरे वक्त में अपने ही याद आते हैं, बस यही सोच के मैं तुम्हारे पास चला आया। हाँ, अपना मसला तो बताओ, आना कैसे हुआ? हाँ यार, वो मेरी बेटी है ना लाइबा। हाँ। अरे यार माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। बस वो उसके सेमेस्टर की फीस थी 80,000 रुपये यार, वो देना थी बस। ओह 80,000, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए कामरान भाई, ये आप पैसे तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप ये वापस कब करेंगे और कैसे करेंगे? आप तो जॉबलेस हैं। तुम्हें किसने बताया कि मेरी जॉब खत्म हो गई? अरे कामरान साहब, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं और उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। खैर आप बैठे, मैं चेक लेके आता हूँ। अरे हाँ, वो बातों में बताना भूल गया, जॉब खत्म थोड़ी हुई है। अरे तो ऑफिस वालों ने बोला कि 2 महीने की छुट्टियां गुजार लो, फिर आगे ज्वाइन कर लेना। हाँ यार, ये वो कोरोना की वजह से हमारा भी कारोबार आजकल ऐसे ही डाउन हुआ है। बहरहाल मैं लेके आता हूँ चेक। चलो शुक्र है यार, फंस तो गया ये। कम से कम बीवी की बातें सुनने से तो बच जाऊंगा यार। हाँ, ये लीजिए सर 80,000 रुपये का चेक। अरे यार विक्की, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यार, मैं तो सब दोस्तों से कहता हूँ कि विक्की तो यारों का यार है। अरे मेरा भाई, वो अपनी नाक ऊंची रखना जानता है। अरे कामरान साहब, आपका मसला हमारा मसला। हाँ ये तो है यार, इसी को तो कहते हैं दोस्ती भाई। बिल्कुल। अच्छा यार विक्की, मैं चलता हूँ, इजाजत है। कामरान भाई आप चले ना, क्योंकि है कोरोना। अच्छा, अल्लाह हाफिज। हाँ अच्छा, वो कामरान आ गए हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। वैसे मजे की बात है ना, बेरोजगारी में भी तुम्हारी तो बड़ी मौज है भाई। कितना मजा आ रहा होगा ना, घर में आराम से घुस जाते हो, 24 घंटे घर में रहते हो, काम चोर नहीं तो। क्या बात है भाई, भरे में खत्म नहीं हो रहे। लाइबा बेटा। जी अब्बू। बेटा ये तुम्हारी फीस का चेक, यूनिवर्सिटी कबूल तो कर लेगी ना? जी अब्बू, यूनिवर्सिटी कैश में या चेक में किसी भी सूरत में फीस सबमिट करवा सकते हैं। मैंने कहा था ना, तुम्हारा बाप अभी मरा नहीं, जिंदा है। थैंक यू सो मच अब्बू। वैसे कितने का चेक है? 80,000। 80,000? तुम जैसे निकम्मे को किसने दे दिया 80,000? कहीं से मिले, तुम्हें इससे मतलब? मुझे पता है, वो तुम्हारा दोस्त है ना, क्या नाम है उसका, विक्की, उसने ही दिए होंगे। वही एक बिजनेसमैन है, बाकी तो तुम्हारे सारे दोस्त सब नौकरियां करते हैं। अब तुम ये सोचो कि इस बेरोजगारी में तुमने पैसे तो ले लिए हैं, वापस कैसे करोगे? कुछ देर पहले ही करियाने वाला आया था, 35,000 का बिल हो गया है उसका। 35,000? लास्ट टाइम तुमने मुझसे कहा था कि 25,000 का बिल है, क्या और सदा लेकर आ गई? तो खाए नहीं, भूखे मर जाएं। तुमसे शादी करके ना मेरी किस्मत ही फूट गई।
हाँ सही कहा। और तुमसे शादी करके तो अरे मेरी किस्मत को 4 चांद लग गए। आए दिन अमेरिका यूरोप टूर पे जाता हूँ। अरे किस्मत फूट गई मेरी। तुम्हारा क्या जाता है, दिन भर पड़ी सोती रहती हो। तो क्या करूं? सुबह उठूं, तुम्हारे साथ नौकरी ढूंढने जाऊं? नहीं बस जबान चलाती रहना, जबान चलाती रहना। तुम घर में घुसते क्यों? बस चुप हो जाएं आप लोग, हर वक्त लड़ते रहते हैं, जिंदगी अजाब बनाती है। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बेटी की जिंदगी भी अजाब हो रही है। रजी भाई, ये आपके पैसे हैं। क्या है भाई, 35,000 रुपए का बिल है, ये 5,000 रुपए। रजी भाई फिलहाल आप ये रख लें, अगले हफ्ते पैसे आ जाएंगे, दे दूंगा मैं। ये हफ्ते हफ्ते की कहानी बहुत हो गई है। सामान लेते हुए तुम्हें ख्याल नहीं आया जरा सा भी? हैं? या तो मेरे पैसे दे दो शराफत से, ये नहीं समझना कि भूल जाऊंगा। रजी भाई आप तो एकदम आंखें फेर लेते हैं, आखिर महल्लेदारी का भी ख्याल रखना पड़ता है। अरे तुम महल्लेदारी ख्याल कर रहे हो? कल देखो तुम्हारी बीवी जर्क बर्क लिबास के अंदर ब्यूटी पार्लर से सज धज के निकल रही थी, और तुम्हारी बेटी महंगी तरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। या लल्ले तलल्ले के पैसे हैं तुम्हारे पास, मेरे पैसे देने के लिए नहीं है। मेरे पैसे देते हुए तुम लोग को मौत आती है। अब तुम हंसते पड़ रहे हो। अरे मेरी बीवी क्या करती, मेरी बेटी कहाँ पढ़ती, तुम्हें मतलब? पैसे तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे, भाग नहीं जाओगे लेके पैसे। भागने लगे टाइम कैसे हो गया इतना? अरे रजी भाई कह रहा है कि 1 हफ्ते में आपके पैसे लौटा देगा, आप ही थोड़ा सब्र कर लो यार। अबे 6 महीने से सब्र कर रहा हूँ मैं, 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ कमरान, मेरे को 2 दिन में पैसे मिल जाने चाहिए। नहीं तो इतना बुरा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। रजी भाई थोड़ा सब्र कर लें, बंदा कह तो रहा है ना 1 हफ्ते में पैसे दे देगा। एक तो मैं सब्र कर गया, कितने जल्दी मिलते पैसे? सब्र कर ले, सब्र ही कर रहा हूँ मैं जब से ही। सब्र कर लो, माल ले जाएंगे उधार दुकान से, पर बाद में बोले सब्र करते रहो। नाजिया, वो नाजिया कहाँ मर गई? आ रही हूँ ना। क्या हो गया, क्यों जाहिलों की तरह चिल्ला रहे हो? यहाँ मेरी सिर्फ फोल्डर फाइल रखी थी, कहाँ गई? उसमें मेरे सर्टिफिकेट, डिग्रियां, तमाम अहम कागजात थे। 4:30 बजे मैं इंटरव्यू देने जाना, जो चीज मुझे चाहिए थी वही गायब है। तो यही होगी ना, कहाँ जाएगी? तुम भी तो पता नहीं इधर उधर चीजें रख के भूल जाते हो। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपनी चीजें यहीं रखता हूँ, यहीं रखता हूँ मैं। कौन से कलर की थी फाइल? सुर्ख कलर की, बोलता रहूँ मैं। यही होगी। अब तुम्हारी सारी चीजें भी मैं ही संभालती फिरूं। पूरी देखो अलमारी का हशर नशर कर दिया है तुमने। चीज में तो दिमाग खराब करी मेरा तुम। कल ही मैंने और लाइबा ने पूरी अलमारी साफ की थी, और अब पूरे कपड़े तुमने बिखेर दिए सारे। यही होगी ना, कहाँ जाएगी? फैला दो, बल्कि पूरी फैला दो इसको। मेरा दिमाग खराब मत करो। तो संभाल के रखा करो ना अपनी चीजें। शोर तो तू ऐसे मचा रहा है जैसे 5-6 लाख की नौकरी तेरे लिए ट्रे में तैयार रखी है। उससे तमीज से बात करना, मुंह तोड़ दूंगा तेरा मैं। जा, बकवास नहीं कर, जाके दूसरे कमरे में देख। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। आ रही हूँ। अम्मी गेट खोले। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अम्मी, कामरान ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया, और मुझे ये भी कहा कि वो तलाक कोरियर के थ्रू मुझे भेज देंगे। आखिर किस बात पे झगड़ा हुआ था? कोई खास बात नहीं है ना, जॉबलेस हुआ हुआ, उसका दिमाग खराब हो गया है, बात बात पर काटने को दौड़ता है। कामरान साहब, कामरान साहब, मुझे फोन मिला के दो, मैं बात करती हूँ कामरान से। नहीं उठाएगा वो फोन। मैं अपने मोबाइल से करती हूँ। मैं नहीं उठाएगा वो फोन। मैंने कहा था ना, नहीं उठाएगा। एक फाइल उसकी गायब हो गई, पता नहीं कहाँ पे रखती। देश में आके उसने मुझे घर से निकाल दिया, छोड़ दिया उसने मुझे।
चलो परेशान ना हो, चलो बैठो बैठो। आप क्यों उलझती हैं अब्बू से? तू हमेशा अपने बाप की तरफदारी करती है। बैठो बेटा तो। भाई क्या हुआ रजी भाई? रजी भाई कल तक तो बड़े झगड़े कर रहे थे कामरान से और आज उसके घर से निकल रहे हो। वो जो है ना वो गिरा पड़ा अंदर, मेरे ख्याल से वो मर गया है। अरे अभी तो वो बिल्कुल ठीक था और मैंने तुम्हें अंदर जाते हुए देखा है। तुमने मारा उसको जरूर। नहीं यार ऐसी कोई बात भाई, चंद हजार के बिल के लिए आपने एक शरीफ आदमी की जान ले ली। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है यार। तुम लोग समझने की कोशिश करो। साथ साथ पुलिस को भी बुलाओ। हेलो पुलिस। बेसामना तफ्तीश तो अभी इब्तिदाई मराहिल में है। बहरहाल एक सस्पेक्ट मोहल्ले की परचून की दुकान का मालिक रजी अहमद गिरफ्तार हो चुका है, क्योंकि रजी को मशकूक हालत में मकतूल के घर के बाहर से पकड़ा था लोगों ने। अंदर मकतूल की लाश पड़ी है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि कामरान को किस वक्त कत्ल किया गया था? मैडम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल दोपहर तक मिल जाएगी। रिपोर्ट के आने के बाद ही कोई सूरत हाल वाक़ होगी। मोहल्ले वालों को किस वजह से शक है कि रजी कामरान का कत्ल कर सकता है? मोहरिक क्या बता रहे हैं? मैडम इनकी रिपोर्ट के मुताबिक कामरान बेरोजगार था, उस पर रजी का 35,000 रुपया चढ़ा हुआ था, क्योंकि कामरान के घर पे रजी की दुकान से ही राशन जाता था और कत्ल से एक रोज़ पहले इन दोनों का झगड़ा भी हुआ था। अगर कामरान रजी का मखरूस था भी तो रजी को कामरान को कत्ल करने से क्या फ़ायदा मिलना था? कत्ल करने से उसको कर्ज के पैसे तो वापस नहीं मिलने थे ना। ये मोहरिक बहुत कमज़ोर लग रहा है मुझे। बहरहाल मकतूल के घर में और कौन कौन रहता है? वैसे तो मकतूल के घर में उसकी बीवी और बेटी भी मौजूद है, लेकिन जिस दिन ये वाक़या हुआ उसी दिन उसकी बीवी अपनी बेटी को लेकर मैके चली गई। तो वारदात के वक्त वो घर में तन्हा था। तो मुल्जिम से आपने बयान लिया है, उसका क्या कहना है अभी तक? बहरहाल तफ्तीश में मेरा ख्याल में कुछ और सस्पेक्ट्स को भी शामिल करें। मकतूल के घर वालों से दोबारा बात करें, उसके रिश्तेदारों से, क्योंकि अभी तक आपने जितनी तफ्तीश की है उसमें मुल्जिम के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है और मोहरिक बहुत कमज़ोर है। अम्मी, कामरान ने तो मुझे जिंदा दरगोर कर दिया है। एक मकान था वो भी पुलिस ने तफ्तीश के लिए बंद कर दिया। पता नहीं मैं कब तक यहाँ पर पड़ी रहूँगी। तुम्हें तकलीफ क्या है यहाँ पे? इधर ही रहो जब तक पुलिस मकान नहीं खोल देती। अम्मी, कब तक पड़ी रहूँगी मैं यहाँ पे? बेटा परेशान नहीं हो, अल्लाह सब कुछ करने वाला है। अब मुझे तुम ये बताओ, तुम क्या चाहती हो और क्या करोगी आगे? क्या करूँगी? जॉब करूँगी। जिंदगी तो गुजारनी है ना, आखिर ऐसे पड़े पड़े तो जिंदगी नहीं गुजरती। लेकिन बस एक बात की मुझे फिक्र खाई जा रही है, लाइबा की सेमेस्टर की फीस कैसे अदा करूँगी अगले महीने की। तुम क्यों परेशान होती हो? सब कुछ सही हो जाएगा। वो तो अल्लाह का ये शुक्र हुआ कि कामरान मेरे नाम मकान कर गए। कम से कम एक छत तो अपने सर पर है। वैसे तो वो तुमसे लड़ता झगड़ता रहता था, अब ये इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे दी उसने? बस अम्मी, शादी की सालगिरह वाले दिन बहुत खुश थे वो। मकान के कागजात लाए और मेरे हाथ में दे दिए और कहने लगे कि आज से तुम इस घर की मालकिन हो। मैडम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कामरान का कत्ल सुबह 10 से 11 के दरमियान किया गया। मौत सर पर कई बार वार करने की वजह से हुई। तो अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये मालूम हो रहा है कि कत्ल सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान हुआ है, तो रजी को तो मोहल्ले वालों ने दोपहर के वक्त पकड़ा था। अगर कत्ल उसने सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान किया है तो इतने घंटे तक वो जाए वारदात पर क्यों मौजूद रहा होगा? मैडम ये बात तो अभी वाज़ेह नहीं है, लेकिन जब कामरान के घर से रजी बाहर निकला तो काफ़ी घबराया हुआ था। तो मोहल्ले के लड़कों ने उसे पकड़ा है। उसने तो पुलिस को यही कहा है ना कि वो घर में गया, उसने लाश देखी इसलिए घबरा कर बाहर निकला।
डिफेंस का मौक़िफ़ जो है वो मजबूत लगता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हमारा केस वीक बनता है। तो बहुत आदी मुजरिम भी हो ना, वो जुर्म करने के बाद वारदात से फ़ौरन फरार होता है, इतने घंटे तक वो वहाँ मौजूद नहीं रहेगा। पुलिस ने भी ना अभी तक सिर्फ रज़ी पर ही शक का इजहार किया, किसी और को शामिल तफ्तीश किया ही नहीं। मेरे ख्याल में तुम एक मरतबा खुद जाओ, कामरान के मोहल्ले में पूछगछ करो, बहुत करीब करीब घर हैं, किसी ने कोई शोर शराबा लड़ाई झगड़े की शायद आवाज़ सुनी हो, और ये भी मालूम करो कि कामरान की बीवी उस रोज़ कितने बजे घर से बाहर गई थी और उसके जाने के बाद कोई और घर में आया गया था या नहीं। देखता हूँ मैडम, मैं सर्वे करता हूँ। मेरा नाम एडवोकेट शहरियार है। आप लोग यहीं पर रहते हैं? जी हाँ, हम लोग सामने वाले घर में रहते हैं। फरमाइए क्या काम है? जी, मैं कामरान मर्डर केस की तफ्तीश कर रहा था। अरे हाँ, उस दिन हम ही लोगों ने तो पकड़ा था रजी दुकानदार को। आप लोगों को यकीन है कि ये मर्डर रजी नहीं किया? रजी के अलावा ये कत्ल और कौन कर सकता है? वो ये सर जो अपने पैसों के लिए मरा जा रहा था, और एक दिन पहले कामरान का रजी भाई से झगड़ा भी हुआ था, और वो कह रहा था कि अगर मेरे 35,000 रुपये ना दिए तो। ये सब मुझे पता है। आप मुझे ये बताएं कि रजी कामरान के घर किस वक्त गया था? ये तो खैर हमें पता नहीं, लेकिन जब वो कामरान भाई के घर से निकला तो उस वक्त तकरीबन 1:45 बजे का शायद टाइम। ये सब बातें आप लोग इतने वसूल से कर रहे हैं, आपको यकीन है कि ऐसे ही हुआ था? मैडम, रजी का कहना है कि उसके पास कामरान का कोई दोस्त आया था जिसने उसे बताया है कि कामरान के पास पैसे आ गए, अपने पैसे जाके ले लो। लेकिन जब वो कामरान के घर आया तो वहाँ उसने उसकी लाश पाई। तो ये कामरान का कौन सा दोस्त था जिसने रजी से बात की? क्या नाम था उसका? मैडम, नाम तो वो नहीं जानता, वो खुद उससे पहली बार मिला था। अलबत्ता होलिया जो बताता है वो कुछ 35 साल का बंदा था। वैसे कामरान बेरोजगार था, उसके पास एकदम से कहाँ से इतने पैसे आ गए कि वो रजी का 35,000 का कर्जा भी उतार दे? इस बात की तस्दीक की है किसी से कि वाकई में कामरान के पास अभी कहीं से पैसे आए थे? कामरान की बीवी से पूछो, क्या कोई कमेटी वगैरह डाली हुई थी कामरान ने, या किसी से कर्ज उठाया था? जी मैडम, मैंने कामरान के फ़ोन रिकॉर्ड्स और SMS की ट्रांसक्रिप्शन चेक की थी। उससे मुझे पता लगा कि इसने किसी मुसीबत खान से 5 लाख का कर्जा उठाया हुआ था और उसने अपने पैसे वसूल करने के लिए इसका जीना हराम किया था। ये मुसीबत खान कौन है? मैडम, ये सोराब गोड की तरफ रहता है और इसका ये सूद पे पैसे देने वगैरह का ही काम है। 1-2 बार पुलिस केस में भी अंदर जा चुका है। तो पुलिस ने मुसीबत खान से पूछगछ की है? ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फर्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे कत्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। मुसीबत खान तुम्हारा नाम है? हाँ साहब, हमारा नाम मुसीबत खान है साहब। कोई काम है तो बोलो। तुम लोगों को सूद पर कर्ज देते हो? नहीं साहब, हम सूद पर रकम नहीं देता है, हम तो मुनाफे पे देता है। सूद तो गुनाह है साहब। अच्छा ये बताओ कि तुम इसको जानते हो? हाँ साहब, मैं जानता हूँ इसको साहब, ये कामरान है। अच्छी तरह से गौर से देखकर बताओ कौन है ये? हाँ साहब, ये कामरान है। इसने हमसे 5 लाख रुपए लिया था 2% मुनाफे पे साहब। साहब हमारा पैसा नहीं दिया इसने, ये अल्लाह को प्यारा हो गया साहब। आपकी मेहरबानी होएगा साहब, हमारा पैसा वापस दिलवा दो साहब। हाँ, पैसा तुम्हारा मिलेगा, कब्र से उसके जाकर ले लेना। अच्छा ये बताओ कि तुम कामरान को कब से जानते थे? साहब वो एक मार्केट का आदमी है, बाएतमाद वाला आदमी है साहब, उसके रेफरेंस से आया था साहब। साहब हमको बोला कि 5 लाख रुपए दे दो। साहब हमने उसको 5 लाख रुपए दिया, वो परेशान हो गया था कि तुम हमको जानता भी नहीं है और तुमने हमको 5 लाख रुपए दे दिया। हमने बोला हम कर्ज देना जानता है तो कर्ज लेना भी जानता है, हम तो कब्र में से भी पैसा निकाल लेता है मड़ा। हाँ मुसीबत खान, तुम उसके कब्र से ही पैसा निकालना। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि 10 नवंबर दिन 12 बजे से 1 बजे के दरमियान कहाँ थे? साहब हम अपने डेरे पे था, आप लोगों से पूछो, हम अपने डेरे पे था साहब।
आ रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बेटा मैंने आपको पहचाना नहीं। आंटी मेरा नाम वकार है, लोग मुझे विक्की कहते हैं। कामरान का दोस्त और नाजिया भाभी मुझे बहुत अच्छी तरह पहचानती हैं। अम्मी, विक्की साहब कामरान के दोस्त हैं। कामरान ने इनसे भी पैसे लिए थे 80,000 रुपए। अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। अरे नहीं भाभी, मैं पैसों का तकाजा करने नहीं आया। पैसे तो मैंने अपनी भतीजी की सेमेस्टर की फ़ीस के लिए दिए थे, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं तो बस ताज़ियत करने आपके घर गया था, तो पता चला आप यहाँ आई हुई हैं, तो मैं यहाँ आ गया। कामरान मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और बहुत अच्छा इंसान भी। अम्मी, अगर विक्की साहब नहीं होते तो कामरान ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। विक्की साहब, आपकी कामरान से मुलाकात कब हुई थी आखिरी? भाभी, कामरान अपनी मौत से 10-15 दिन पहले मेरे पास आया था, पूछ रहा था कि मुसीबत खान से पैसे ले लूं, घर में पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुसीबत खान? अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? कौन है ये मुसीबत खान? भाभी, मुसीबत खान सूद पर लोगों को कर्जा देता है, बहुत ही ख़तरनाक इंसान है। मैंने तो उसे साफ मना कर दिया था कि तुम मुसीबत खान के चक्कर में मत पड़ो और ना ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो क्या कामरान ने मुसीबत खान से भी कर्जा लिया था? अभी मैंने तो सिर्फ एक दफ़ा वो 80,000 रुपये दिए थे। अब मुसीबत खान को कर्जा कैसे देंगे अब? चले, वैसे अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। पुलिस तो तफ्तीश कर रही होगी ना? जी बेटा, पुलिस अपना काम कर रही है। अल्लाह करे इस शख्स के कब्र में कीड़े पड़े जिसने मेरी बेटी को बेवा किया। जी आंटी, बस हम तो मरहूम के लिए दुआ ही कर सकते हैं। मैं सामना मुसीबत खान के डेरे पर मौजूद हूं। उसके तमाम आदमियों ने गवाही दी है कि जिस वक्त कामरान का कत्ल हुआ था तो वो डेरे पर ही था। रजी के खिलाफ भी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। मुझे लगता है कि हम अब तक अंधेरे में ही हैं। मेरा ख्याल में आप लोग एक मशकूक इंसान को अभी तक नज़रअंदाज कर रहे हैं। उस आदमी से जाके ज़रा दोबारा पूछगछ करें जिसने कहा था कि कामरान के पास पैसे आ गए, जाकर अपना बिल क्लियर करवा लो। ये आदमी काफ़ी मशकूक लग रहा है। और दूसरा, कामरान की बीवी से भी ज़रा पूछें कि कामरान की किससे दुश्मनी थी, किसके पास मोहरिक हो सकता है कामरान को कत्ल करने का, उसकी मौत से किसको फ़ायदा पहुंच सकता था। जैसे आप लोगों ने अभी तक कामरान की बीवी और उसकी बेटी का सेलफोन रिकॉर्ड भी नहीं निकलवाया, वो भी निकलवाइए ज़रा। ठीक मैडम, मैं 1-2 दिन में ये रिकॉर्ड निकलवा दूंगा इंशाल्लाह। अरे क्या हो गया लाइबा, क्यों रो रही है? अम्मी, मुझे अब्बू की बहुत याद आ रही है। याद तो मैं भी बहुत करती हूँ। तू मुझे एक बात बता, मेरे प्यार में कोई कमी रह गई क्या? नहीं अम्मी, आप तो बहुत अच्छी हैं। अब वो जॉबलेस हो गए थे, कोई काम नहीं करते थे, लेकिन फिर भी आपने उनका साथ निभाया। हाँ, मैंने तो साथ निभाने की आखिरी दम तक कोशिश की थी, लेकिन कभी उसने समझा ही नहीं। कर्जों के पहाड़ हमारे सर पर छोड़कर चला गया, ना कभी जीते जी सुकून दिया और ना मरने के बाद। लाइबा, मुझे तो मुसीबत खान की मुसीबत खाई जा रही है। हर पल डर लगा रहता है कि पता नहीं कब दरवाजे पर दस्तक और आकर कहे कि लाओ मेरा कर्जा दो, मेरा सूद वापस करो। हम कैसे उसका कर्जा देंगे? मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। तेरे बाप ने मुझे कभी सुख का सांस लेने नहीं दिया और मरने के बाद भी दर बदर करके चला गया। कैसे कर्जा उतारूंगी सब लोगों का?
मुझे तो पूरा शक है कामरान कर्जा दे नहीं पाए तो मुसीबत खान ने ही तेरे बाप को मारा। मुझे डर लगता है कि कहीं वो हमें भी ना मार दे। आप टेंशन मत ले, अम्मी चुप हो जाए। नाजिया की जो व्हाट्सएप की चैट्स थी उनकी मैंने ट्रांसक्रिप्शंस पढ़ी हैं, तो उनको पढ़ के तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि नाजिया अपने शौहर के साथ वफादार नहीं थी, बल्कि कामरान के ही दोस्त विकी के साथ इसके बहुत बेतकल्लुफ़ मरासिम थे। और ये वही विकी है जिसने रज़ी को बताया था कि पैसे आ गए, जाके वसूल कर लो, और अब अपने स्टेटमेंट से इनकारी। नाजिया और विकी के दरमियान जितने भी मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं उनको पढ़ो तो पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से नाजिया तंग आ गई थी अपने शौहर से कि बेरोज़गार है, एक लाइबिलिटी लग रहा था उसको अब। बिल्कुल। और एक और अहम बात पता लगी है कि कुछ अर्से पहले कामरान ने अपना घर भी नाजिया के नाम कर दिया। तो सबसे मजबूत मुहरिक तो नाजिया के पास ही था अपने शौहर को कत्ल करने का। किसी और इंसान को वो पसंद करती है, जायदाद उसने अपने नाम करवा ली, शौहर में अब इंटरेस्ट नहीं रहा, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से टाइम ऑफ डेथ का तो तयन हो चुका है कि कामरान की मौत सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान हुई थी। मुझे तो अब यकीन होता जा रहा है कि नाजिया ने ही अपने शौहर को कत्ल किया है, और कत्ल करने के बाद ही ये घर से निकली थी। एंड आई एम श्योर कि इस कत्ल में विकी भी इसके साथ मुलव्वस है। नाजिया साहिबा, कामरान को आपने सिर्फ अकेले ही कत्ल किया या आपके साथ इस वारदात में विकी भी शामिल था? इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कामरान का कत्ल क्यों करूंगी? और विक्की साहब तो कामरान के दोस्त है ना, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। विकी कामरान का दोस्त जरूर था, लेकिन वो आशिक तुम्हारा है। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं मैडम, हमें कोई गलतफहमी नहीं। हमें आपकी बेटी के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। इब्तिदा में आपने बयान दिया था कि कामरान की मौत से पहले आप अपनी वालिदा के घर आ गई थी। यहाँ आपने कामरान का मकान अपने शौहर को बहला फुसला कर अपने नाम कर दिया ताकि विकी के साथ शादी करके अपनी जिंदगी आराम से गुजार सको। दरवाजा खोलो। आ रहा हूँ भाई, क्या दरवाजा तोड़ोगे? बाहर आ जाओ जल्दी से। आ जाओ। जी सर। विकी तुम्हारा ही नाम है? हाँ जी, मेरा ही नाम है। ले चलो इससे, पता चलेगा थाने जा करके क्यों। देखें, आपके और विकी के ताल्लुकात आपके फ़ोन रिकॉर्ड से वाजे हो चुके हैं। अब आपके लिए बेहतर यही है कि आप अपना जुर्म कबूल करें, या फिर आपको थाने ले जाके एतराफ़ जुर्म करवाया जाए। मोहतरमा, लाइबा मुझे माफ कर दो, मैंने ही इस औरत की वजह से मेरी नौकरी भी खत्म हो जाएगी। हाँ, जबरदस्ती चेक करें। विक्की, तुम अपनी अम्मी घर जाओ, मैं सब देख लूंगा। तुम जाओ ना विक्की, लेकिन मैं देख लूंगा। हमने मंसूबा बनाया था कि कामरान को मारने के बाद मैं और विक्की निकाह कर लेंगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को काफी अरसे से पसंद करते थे। प्लीज मुझे माफ कर दे। गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं, मैंने इतराफ कर तो लिया। उठाओ इसे गाड़ी में। मुझे बचा लो। ले चलो इसे। छोड़े मेरा हाथ। मैं तो समझती थी औरत मजलूम होती है और मर्द जालिम। मुझे लगता था अब्बू बुरे, लेकिन असल में तो आप बुरी हैं। एक बार भी नहीं सोचा आपने मेरे बारे में। कैसे कर सकती हैं आप ऐसे? चलो। आपने तो कहा था इतराफ। चलो ले चलो इसे। कोर्ट में करिएगा एतराफ़। अम्मी, लाइबा। वकला की बहस, पेश करदा शवाहिद और मुल्जिमा के इतराफ़ जुर्म के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दुकानदार रज़ी का कामरान के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए अदालत उसे इस केस से बाइज्जत बरी करती है। दरहकीकत कामरान का कत्ल उसकी बीवी नाजिया ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत विकी के साथ मिलकर किया है। लिहाजा यह अदालत दोनों मुल्जिमान को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302/34 के तहत सज़ाए मौत का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है।
अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।